हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का 5th लेसन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो आपने सबने पढ़ लिए होंगे। जिसने नहीं पढ़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। और लेसन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। दैनिक जीवन में हमने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। हमें जो है अपने दैनिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इन परिवर्तनों में से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो। उदाहरण के लिए आपने माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलय बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची कीजिए जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि पहला परिवर्तन तो जैसे आप चीनी घोल देती हैं, ठीक है, चीनी को पानी में घोल देती हैं तो एक परिवर्तन हो जाता है, विलयन बन जाता है। इसी प्रकार दूध से दही जब बनता है तो क्यों बनता है, ये भी एक परिवर्तन है। कभी दूध खट्टा हो जाता है तो ये कैसा परिवर्तन है, ठीक है। इस तरह के परिवर्तन आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन की आखिर भौतिक परिवर्तन क्या है। कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। प्रत्येक वर्ग को 4 टुकड़ों में, फिर 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से आप इन टुकड़ों को जोड़कर पुनः मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो क्यों, जब आपने फाड़ दिया तो कोई कागज़ में कुछ परिवर्तन तो आ ही गया होगा, है ना। तो आप एक साथ पुनः एक कागज़ उसको नहीं बना सकते। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया, ये पूरा एक कागज़ अब बन गया, पहले की तरह नहीं बना, ठीक है। अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लीजिए। अब जो मैं आपको लिखती है जब मैडम, उस गिरता होगा नीचे चॉक का चूरा, तो उस पाउडर को आप इकट्ठा कर लीजिए। चॉक के छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें और इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। फिर इसको चॉक के आकार में बेल के सूखने दें। तो क्या यह फिर से चॉक बन सकती है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। अगला क्रियाकलाप आपको दिया है। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ़ डालिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तथा बर्तन को धूप में रखें। पिघलने तक थोड़ा धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ़ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन सकेगा, ये सब आपको देखने होंगे, ठीक है। अगला है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालना है। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखती है? बिल्कुल दिखती है ना। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। तो बर्तन के भीतरी सतह में आपको क्या दिखाई देता है, तो वहाँ आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी, छोटी छोटी, ठीक है। अगला देखिए, सावधानी। ज्वाला में कार्य करते समय पूरी तरह सावधानी बरतिए। यदि गैस के पास आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड से मुक्त हुए सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला में रखें। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में परिवर्तन दिखता है आपको? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को फिर से देखिए, फिर आपको कोई चेंज दिखता है, ठीक है। इस तरह को आपने देखना है। क्या इससे पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज और चॉक के माप में परिवर्तन हो सकता है। क्रियाकलाप 5 तथा 3 और 5.4 में जल की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस से द्रव अथवा द्रव गैस से द्रव। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। जो चेंज होता है वो भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उसका साइज चेंज हो गया कागज़ का, है ना,
और बर्फ़ जो है वो बन गई। ये सब भौतिक परिवर्तन है। आकार में चेंज जो हो गया कागज़ के, ठीक है। ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करते हैं। ये सारे परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन। अब दूसरे टाइप के क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लोहे में जंग लगते सबने देखा होगा और हर कोई जानता है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग का जंग लग जाता है, ठीक है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि में लोहे के दरवाजे और बगीचे या पार्क आदि में रखे लोहे की बेंच अथवा लोहे की लगभग कोई भी वस्तु को खुले में रहती है तो जंग लग जाता है। आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा हर किसी ने। ये देखिए लोहे का जो भी सामान खुला रखा है इसमें जंग लगा है, ठीक है। ये देखिए लोहे का ये जंग लगा है। ये सरिया है, इसमें जंग लगा है, ठीक है। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिन तक खुला रख देने पर उसमें जंग लगा। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला रहता है तो उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करते हैं जिसमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेग मार्क से साफ कीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास तक लाइए। अब इसको मोमबत्ती की लौ के पास ले जाना है। एक चमकदार पेट प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म शेष रह जाती है, ठीक है। क्या यह भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्न के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम को Mg कहा जाता है, प्लस ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को कहा जाता है और इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो टोटल क्या बन गया? MgO बन गया। ध्यान रखें, यहाँ लिखी समीकरण गणित में उपयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और इन्हें छात्रों से अपेक्षित है, ठीक है। ये चीज़ें अभी आप समझ नहीं सकते हैं, आगे बड़ी क्लासों में आप इन्हें पढ़ेंगे। तो अभी आपको केवल इतना ही समझना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। तो जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षा। अब आपको लिटमस पत्र लेना है, इसका नीले और लाल लिटमस पत्र पर डालना है। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? पहला परीक्षण ये देखना है आपको। दूसरा देखना है क्या लिटमस को लाल कर देता है। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। अब देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ली हमने और इसमें पानी मिलाया। मैग्नीशियम तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मिला, ठीक है। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है अथवा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घुलने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए, अब शिक्षक बताएंगे आपको, ठीक है। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसे कहते हैं, घोल दीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना
बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल देना है। लगभग आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि विलयन के रंग को देखेंगे। उसकी तुलना अलग से बनाए नमूने वाले विलयन के रंग से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये देखिए, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। ये देखिए, इसमें लोहा नहीं था, कॉपर सल्फेट नीला विलयन है और इसमें कैसा हो गया, हल्का हरा विलयन हो गया। ठीक है, क्या आपको इस विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखा? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया होने के कारण होते हैं। तो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच जो भी इसमें अभिक्रिया होती है उसके कारण आपको ये सब परिवर्तन दिखते हैं। विलयन का रंग नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरह भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4, तो ये नीला होता, और सोना लोहा Fe लोहा। ठीक है, आयरन सल्फेट FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu, तो ये क्या बनेगा, भूरा निक्षेप बनेगा। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम आप इसका प्रैक्टिकल अपने प्रयोगशाला में करेंगे स्कूल में। मैं तो आपको यहाँ पे नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, चलिए, किसी परत नली में लगभग 1 चम्मच सिरका डाल लीजिए। सिरका आप डाल सकते हैं, चुटकी भर खाने का सोडा, ये तो आपको घर में मिलता है, ये आप डाल सकते हैं। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकाल देंगे। इस गैस को 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताज़े बने चूने के पानी से गुजारिए। फिर आप इसमें किस में डालिए, चूने के पानी में डालिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि 4 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? अब आपको देखना है कि चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है। परत नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होंगे। ठीक है, तो क्या है आपका, सबसे पहले सिरका, फिर खाने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कुछ अन्य पदार्थ भी मिलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस CaOH2 चूने का पानी, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 प्लस H2O बनेगा, जो है जल का फॉर्मूला। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चूने के पानी में डाला जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 5.6 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक नए पदार्थ बने थे। 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली एक भस्म भी एक नया पदार्थ था जो हमने बनाया था। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ क्रिया के बाद आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ठीक है, कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस प्रक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो इस प्रक्रिया में क्या नया पदार्थ बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन आपके लिए इतना ही काफ़ी है समझना। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। कोई भी नया पदार्थ जो है रासायनिक परिवर्तन के बाद ही
बनता है। भोजन में का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का क्यूवन आदि विभिन्न रासायनिक पदार्थों के कारण ही होता है। औषधि भी रासायनिक पदार्थ का ही की श्रृंखला का ही हिस्सा है। ठीक है। गैस की श्रृंखला का ही हिस्सा है। ठीक है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। डिटर्जेंट भी वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। कोई भी नई चीज़ जो बनती है और रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनती है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। नंबर 1, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। कोयला जल जाता है, फिर आग में लकड़ी जल जाती है, पूरी राख में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। पत्तियां जल जाती हैं, फिर राख में परिवर्तित हो जाती है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का भी निष्पादन होता है। ठीक है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती हैं। जब पटाखे फटते हैं तो इससे अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं। ठीक है। जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे भी नहीं जलाने चाहिए। बहुत प्रकार की इसमें से गैसें निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, ठीक है, अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से भी दुर्गंध आती होगी आपको। कोई भी भोजन बासी हो जाता है उसमें से दुर्गंध आती है। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन हम क्या कह सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे आपके लिए। कल हम पढ़ेंगे सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। कल हम पढ़ना शुरू करेंगे सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे सुरक्षात्मक आवरण। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।